अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। मुल्क में सियासी मंजरनामे पर जो हलचल है या तब्दीली के आसार इशारे मिल रहे हैं, उसके ऊपर तज्जिया तबसरा आज करते हैं। मामला कुछ यूँ है कि जो दर्जा हरारत है सियासी, उसको कम करने की कोशिशें की भी जा रही हैं और इसका इतराफ़ हुकूमत हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों की तरफ से खुलकर भी हो रहा है। ऐसे में इख्तियार वली साहब का बयान भी बड़ा अहम, जो कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई और इमरान खान की जो मुतवक्की मुलाकात है वो माहौल में नरमी का एक इशारा है। फिर दीगर कुछ इशारे भी हम देख रहे हैं, जिसमें इमरान खान से कुछ मुलाकातें, जैसे आज मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात, कोर्ट के ऑर्डर पर उनके वकील सलमान सफ्तर की मुलाकात हो, दीगर मुलाकातों के खुलने के इशारे हों, जैसे कि तारिक फजल चौधरी साहब ने कुछ रोज़ पहले हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए इम्कान जाहिर किया कि कुछ रिलीफ या कुछ मुलाकातों में लचक पैदा की जा सकती है। अभी जो सारे इशारे मिल रहे हैं, कुछ इफ़हाम व तफ़हीम के या फिर कुछ लचक के, इनको किस तरह से ताबीर किया जाए, इनकी तशरीह क्या की जाए? और सबसे अहम सवाल कि अगर कोई मुफाहमत का रास्ता निकलता है तो वो क्या नुकात या वो क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए जिनके ऊपर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में मुज़ाकरात या मुफाहमत की राह निकले। तो हम अपने तज्जियाकारों के सामने यही सवाल रखते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सारी डिस्कशन के लिए रीमा उमर साहबा, उमर चीमा साहब, मज़हर अब्बास साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं। यकीनन आप ये तो बताएंगे कि क्या तजवीज़ है आपकी, क्या वो नुकात हैं जिन पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुफाहमत का रास्ता निकले, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत मुख्तलिफ मुतालबात हैं, बहुत मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, बट अगर कंसेंसस होना है तो किन बातों पे होना चाहिए? दूसरा ये भी बताइएगा कि बड़ी हॉस्टिलिटी के बाद जो बातें यहाँ तक पहुँची हैं, आप क्या समझते हैं इसकी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई पर्टिकुलर वजह है या फिर हालात ने ऐसे इस मोड़ पर पहुंचा दिया बस? अलीना, पहली बात तो ये एक वेलकम वेलकम स्टेप है और मैं समझता हूं कि अगर मुज़ाकरात से कुछ ना भी हासिल हो, लेकिन इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट से बहुत बेहतर होती है। आप आपस में जब बात करते हैं तो बर्फ पिघलती है, उसमें कई गलत फहमियां दूर होती हैं। हो सकता है कि उसमें कोई एक शॉर्ट टर्म आप ऑब्जेक्टिव ना अचीव कर पाए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में आपकी एक इक्वेशन डेवलप होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जो हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में आपके काम आए। दूसरा ये है कि ये जो एक लीडरशिप की चेंज आई है, जैसे जो महमूद खान अचकज़ई हैं वो अपोजिशन लीडर बने हैं, मेरा ख्याल है इसका भी इम्पैक्ट आया है। और ये इम्पैक्ट इसलिए भी आया है कि एक तो जो महमूद खान अचकज़ई हैं वो मियां नवाज शरीफ के भी साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, या बाकी जो एक सियासी क़यादत है उनके साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। दूसरी तरफ इमरान खान जो अपने लोग थे उनको वो एक तरह से शायद इस काबिल नहीं समझते थे, और अगर वो समझते थे तो उनको लगता था कि जिस पिच पर मैं चीजों को लेकर के आऊं, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से हम उस पोजीशन से पीछे हट नहीं सकते। हमें कोई दरमियान में एक हैज क्रिएट करना है। हमें कोई दरमियान में एक कोई बंदा चाहिए कि जो पीटीआई का ना हो, लेकिन वो पीटीआई के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करे, और हम भी कल ये बात कर सकें कि देखें अभी तो महमूद खान अचकज़ई थे, हमारा तो जो मौक़िफ़ था हम उस पर कायम हैं, लेकिन अचकज़ई साहब की बात हम रद्द नहीं कर सके। तो जो उन्हें एक फेस सेविंग चाहिए थी, वो महमूद खान अचकज़ई की शक्ल में एक मौजूद है। तीसरी बात ये है कि मेरे ख्याल है कि पीटीआई को अब इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो गया है कि अगर हम, या तो ये है कि हम अगले को 3 साल एहतजाज करते जाएँ, और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि अगर हम एहतजाज ही करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो इलेक्शन होएंगे उसमें हमें कोई एक स्पेस मिलेगी। तो बेहतर ये है कि हम कोई अभी से कोई रास्ता बनाना शुरू कर दें, जो आगे जाकर जिससे एक ओवरऑल सिचुएशन बेहतर हो, और ये है कि हमारे लिए कुछ स्पेस बने। ये अगर पीटीआई के हवाले से मैं बात ये कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट है उनका भी मुफाद है, ये नहीं है सिर्फ कि इसमें पीटीआई का ही मुफाद है। गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर इमरान खान जो है वो जेल में ही रहते हैं, या अगर ये तासर यही रहता है कि वो एक विक्टिम है, एक मजलूम है, तो हम जितना भी को काम करने की कोशिश करें, हमदर्दी जो है वो बिल्कुल इमरान सही। खान की तरफ होगी। हम्म। और लिहाजा उनको जो उनका एक इमेज बना हुआ है हम्म। उसको जरा एक कट करने की जरूरत है। तो इनके ख्याल में उसका बेहतर तरीका ये है कि हम उनको कोई ऐसा अगर रास्ता निकल आता है को हम जेल से निकाल के किसी और जगह पर शिफ्ट कर दें, या ये है कि कोई उसमें जो एक मजलूमियत का एलिमेंट है उसको कम किया जाए।
تو تاکہ ہمارے لیے جو ایک سپیس ہے، ان کو سپیس کا یہ ایشو ہے کہ جو ایک جتنا اگر وہ نیکسٹ ٹائم اگر اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ جیت سکتے ہیں یا یہ مظلومیت والا جو ہے تو اینگل وہ رہا ہے. کارڈ درمیان میں نہیں آئے گا تو ان کے یہ بڑی لیے یہ اہم بات ہے فائدے میں ہے. چیمہ تو صاحب. اوور آل بالکل ایک صحیح، یہ بڑی اہم بات ہے چیمہ صاحب. تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب اس طرح کی کوئی مفاہمت کی بات ہوتی ہے، ہر کوئی اپنا اپنا نیریٹو لے کے آتا ہے. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہمیں راستہ دیا جائے، ہمارے مطالبات ہیں. حکومت NRO کہتی ہے، ڈیلز کے نام دیتی ہے. کیا سمجھتے ہیں وہ کیا چند نکات ہیں یا چیزیں ہیں یا رولز آف دا گیم ہیں جو طے کرنے چاہیے اس مفاہمت کے لیے؟ علینا یہ جو آپ نے ورڈ استعمال کیا نا رول آف دا رولز گیم، آف دا میرا خیال ہے کہ اگر یہی طے ہو جائے نا، اور رول آف گیم کیا ہوتے ہیں؟ رول آف گیم یہ ہے کہ یہ جو ایک نظام پر اعتماد ہے، ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ایک جو فیئر پلے ہے اس کے حوالے سے ہم کوئی چیزیں طے کر لیں کہ وہ کیا ہو سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو ان کا یہ ہوگا کہ ہم نے جو نیکسٹ الیکشن ہونے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ایک انتقام کی سیاست ہے یہ کوئی نہ کر سکے، اس کے لیے ہم کیا کوئی ایک ضابطہ طے کر سکتے ہیں تاکہ ایک دوسرے پر لوگوں کا اعتماد ہو. وہ جب تک اعتماد بحال نہیں ہوگا تو گورنمنٹ جو ہے وہ بعض اوقات آؤٹ آف فیئر یہ بھی چیزیں ان کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کرے گی. اور پی ٹی آئی کو یہ ہوگا کہ ہمارے لیے بھی اس طرح سے کوئی سپیس نہیں بچے گی. ہم جتنی زیادہ ایک چیزوں کو ایکسٹریم لیول پر جائیں گے اس سے ہمیں ایک پاپولر سپورٹ ملے گی. تو میرے لیے جو ایک مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن، ٹرانسپیرنٹ الیکشن، اور دوسرا یعنی کہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام. اور پھر یہ ہے کہ اگر مینڈیٹ کا احترام کیا جاتا ہے تو اس کے بعد انتقامی سیاست نہ ہو. یہ بیسیکلی یہ جو براڈلی مجھے چیز نظر آتی ہے، اگر اس پہ اتفاق ہو جائے اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ طے کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دو مین چیزیں. یہ دو مین چیزیں. مظہر عباس صاحب، آپ نے تو تاریخ میں بڑی دفعہ دیکھا ہے پارٹیز کو یا مختلف جماعتوں کو آپس میں لڑتے ہوئے بھی اور پھر افہام و تفہیم کرتے ہوئے بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس دور کے اندر وہ کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو اسے خاطر میں رکھنا ہوگا یا ان کو نظر میں رکھنا ہوگا؟ جی بہت شکریہ علینا. دیکھیے ابھی جیسے عمر بات کر رہے تھے کہ جو بات چیت ہوتی ہے اس سے ہمیشہ رستے نکلتے ہیں، اور اگر آپ ڈیڈ لاک رکھیں گے، بات چیت نہیں کریں گے تو اس سے ظاہر رستہ نہیں نکلے گا. اس میں ایک چیز تو تصادم ہے. اب تصادم کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اس تصادم کے نتیجے میں کا فائدہ ہمیشہ غیر سیاسی قوتوں کو ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھا ہے، گو کہ بیلیٹڈ ہے، لیکن ایک چیز شروع ہوئی ہے. اب یہ اس چیز کا الٹیمیٹ چیز یہ ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کیا باضابطہ مذاکرات شروع ہوں گے، اور مذاکرات ہوں گے تو وہ اس کا پیرامیٹرز کیا ہوگا. جو ظاہر ہے ایک پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے، ایک باقی گورنمنٹ کی پوزیشن ہے، لیکن جب آپ بیٹھیں گے اکراس دا ٹیبل تو راستہ نکلے گا. جو گورنمنٹ کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے ایک طریقے سے یہ میجرز ہو رہے ہیں، یا جو بھی اور دیگر قوتیں ہیں ان کی طرف سے کہ ریلیف دیا جائے. اس میں ایک تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انٹرنیشنل پریشر بھی انوالوڈ ہے. کچھ نہ کچھ یہ ضرور ہے کہ آپ ایک سسٹم کو، ظاہر ہے جب آپ ایک طریقے سے، اب جیسے ابھی 8 فروری سے پہلے سندھ میں کریک ڈاؤن ہوا تھا، اس میں بہت سے لوگ کراچی میں خاص طور پہ پکڑے گئے تھے، پھر ریلیز کیے گئے، آفیشلی کہا گیا کہ ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے ان لوگوں کو. تو یہ ساری چیزیں پلس جو خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جو ہیلتھ کا مسئلہ آیا تھا اس میں بھی وہ کنسرنز جو ہے وہ شو کی گئی تھی، ان کی ایک آنکھ کے حوالے سے جو بات ہوتی تھی. اور دوسری طرف یہ پی ٹی آئی نے اپنی طرح انہوں نے آزمائش کر کے بھی دیکھ لی، تو وہ صحیح معنوں میں کوئی ایک سسٹینیبل موومنٹ نہیں چلا پائے. تو وہاں بھی ایک کنسنسس ایوالو ہو رہا ہے کہ بھائی بات چیت کے ذریعے راستہ نکالا جائے. اس میں ارلی الیکشنز کی بات کی جا سکتی ہے، اس میں اگر وقت پر بھی الیکشنز ہونے ہیں تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے، کیونکہ اب بہرحال اپوزیشن لیڈر ہے تو الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کے حوالے سے آئندہ الیکشن کے کس حد تک ٹرانسپیرنٹ ہو سکتے ہیں. اور پلس ظاہر ہے عمران خان صاحب کی اگر رہائی قانونی طور پہ جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو مقدمات ہیں ان کو کم سے کم چلنے تو دیا جائے، انہیں چلایا تو جائے، اس کے بعد کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بات چیت کے نتیجے میں ہی ہو سکتی ہیں، اور یہ دونوں طرف سے لچک دکھائی گئی ہے جس سے یہ راستہ نکلا ہے. اور یہ امید کرنی چاہیے کہ اس راستے کے نتیجے میں کوئی حل بھی نکلے، ورنہ ہم اس وقت جس اسٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں
उसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई हल नहीं निकल पा रहा इसका, और एक स्टेटस को है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है, और जो हमारी ख़ास तौर पे जो टेररिज्म की सूरत हाल है उसके हवाले से, चाहे वो आप बलूचिस्तान ले लें, चाहे आप केपी ले लें, तो उसमें एक नेशनल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मेरा ख्याल है दोनों तरफ से लचक दिखाई गई है, क्योंकि जो सूरत हाल सामने रखी गई है उसमें नज़र यही आ रहा है कि टेररिज्म जो है वो बहुत सीरियस इशू बनता जा रहा है। इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बातचीत और एक दूसरे के हवाले से लचक दिखाने की ज़रूरत है। अच्छा, नतीजा खेज़ हो या ना हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये भी है रीवा कि हकीकत पसंद भी हों, जो भी पॉइंटर्स रखे जाएं दोनों तरफ से, क्योंकि मुतालबात तो बहुत सारे होते हैं, फिर उसके अंदर से कुछ चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर दोनों का कंसेंसस हो जाता है। आपकी नज़र में वो क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी रखनी चाहिए और वहाँ से स्टार्ट करें और वो बिल्कुल इनकॉम्परेबल है? जी शुक्रिया लीना। मैं थोड़ा सा पेसिमिस्टिक व्यू इस वक्त लूंगी। मेरा ख्याल है अभी इट्स टू प्रेमेच्योर टू से कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अब जो है बर्फ पिघल गई है और बस कुछ जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगा रिलेशंस में। अभी कुछ ही दिनों में मेरा ख्याल है आप ये इस कंक्लूजन तक भी नहीं पहुंच सकते। एक अच्छी शुरुआत है, अब लेट्स सी, हो सकता है कल परसों बिल्कुल फिर से बैक टू स्क्वायर वन हम चले जाएं। तो मैं इस पे अभी इस वक्त कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता देयर इज इनफ जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकें कि अब सिचुएशन तब्दील हो गई है और आगे मामला बढ़ रहे हैं। सो आई कांट रियली, मेरे लिए अभी ये वो माइलस्टोन नहीं आया। दूसरा मेरा ख्याल है दहशतगर्दी, जो मजहर साहब भी बात कर रहे थे, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। बाकी सब कुछ जैसा है वैसा ही रहे, लेकिन दहशतगर्दी के ऊपर बातचीत और एक कोई कंसर्टेड स्ट्रैटेजी बनाना हम पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल इशू है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है इस पे दोनों साइड्स को रिगार्डलेस बाकी जो कुछ भी हो रहा हो, इस पे उन्हें साथ बैठना है। और इसमें मुझे लगता है इस इशू पे एटलीस्ट एक हम तसलसल से देख रहे हैं कि काम हो रहा है। तीसरी चीज अलीना, मेरी नजर में जो फंडामेंटल्स हैं इस सिस्टम के, वो बातचीत से हल नहीं होंगे। वो फंडामेंटल्स तभी तब्दील होंगे जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में कोई इश्यूज सामने आए और वो जिस तरह साथ मिलके इस सिस्टम का हिस्सा हैं, उनमें कोई दूरियां पैदा हों, या जो ताकतवर हलके हैं उनकी सोच में कोई तब्दीली आए, या पीटीआई जो है और इमरान खान साहब है उनमें कोई फंडामेंटल एक तब्दीली आए एज अ पार्टी। इन तीनों चीजों, जब तक ये इनमें से कुछ एक नहीं होता, मुझे कोई फंडामेंटल तब्दीली इस सिस्टम में नजर नहीं आती। हाँ, कुछ चीजें हैं, कुछ रिलीफ आपको मिल सकता है, कुछ शायद जो हुकूक की सिचुएशन है, डिसेंट की सिचुएशन है, उसमें बेहतरी आ सकती है, कुछ छोटे मोटे एहतजाज करने का हक आपको मिल सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन फंडामेंटल जो सिस्टम चेंजेस हैं जो इस सिस्टम में है, वो मैं नहीं देखती बातचीत के जरिए हल होते हुए। एक आखिरी बात थोड़ा सा मैं करना चाहूंगी, अगर आप मुझे मौका दें। एक, मुझे लगता है इस ओवरऑल स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, गैर यकीनी सिचुएशन की बात करते हैं, उसमें एक जो है ना फैक्टर, वो है हमारे एक सेनेटर साहब जो हर चैनल पे जाते हैं और इस तरह की वो बातें करते हैं जो मुझे नहीं समझ आती एक सिटिंग सेनेटर कैसे कर सकता है। आजकल उन्होंने नई बात करना शुरू की है कि 500 से 5000 पॉलिटिशियंस को मार दिया जाए तब हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अब आप खुद सोचें, हम संजीदगी से बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी का मामला है, फॉरेन अफेयर्स में इतनी ज्यादा इश्यूज हैं उसका मामला है, इंटरनल हमारी क्या सिचुएशन है, और हर चैनल पे इन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है। शायद समझा जाता है ये ताकतवर जो हल्के हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं। इस तरह की बातें मेरे लिए एज ए सिटीजन जब मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि 500 से 5000 सियासतदानों को मार दिया जाए, जो मर चुके हैं उन्हें कब्रों से निकाल के उनको फिर से सजा दी जाए। और ये पहली बात नहीं कह रहे, जब वो फेडरल मिनिस्टर होते थे तब भी वो ऐसी बातें करते थे। तो जो लोग स्पोक्स पर्सन्स के तौर पे ताकतवर हलकों के आते हैं, हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा बनते हैं, उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि मेरी नजर में गैर यकीनी सिचुएशन जो ऑलरेडी है उसको वो मजीद बिगाड़ते हैं। और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है। अब वो 28th अमेंडमेंट के बारे में भी अजीब बातें करते हैं। सो ये, अगर आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी, सर्टेनिटी चाहिए, तो इस तरह के लोगों को मेरा ख्याल है कुछ अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बिगाड़ते हैं जो ओवरऑल डिस्कोर्स की हमारी शक्ल है ना, उसको मेरी नजर में। ठीक है। अच्छा, एक कैन यू बिलीव कि 500 से 5000 लोगों को मार दो, सियासतदानों को जो मर चुके हैं उनको निकालो, और एक बार नहीं कहा, 2 बार 3 बार,
3 बार तो मैं सुन चुकी हूँ पिछले 1-2 दिनों में वो ये बात कर रहे हैं। इसका क्या पॉइंट है और क्यों ये स्पेस दी जाती है ऐसी बातों की? फ़खर साहब, आप सवाल का जवाब तो देंगे ही, लेकिन आप इस्लामाबाद में भी हैं, अगेन जैसे मैंने कहा आप बड़े रिपोर्टर भी हैं। हम इस वक्त बड़ा कयास सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक उनको कोई रिलीफ मिल रहा है इससे मुतल्लिक। क्या ये सिर्फ कोई बयानिया है, ये बातें हैं, या फिर कुछ हकीकत भी है इनमें? आपके ज़राए क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात, अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर बताऊं तो ना तो कोई हालात तब्दील हो रहे हैं, ना इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगा, और ना ही ये जिस तरह डिस्कशन चल रही है ना, हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म हो रही हैं दोनों फ्रीकैन के दरमियान, मैं समझता हूँ कि कोई हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म हो रही हैं। जिस तरह रीमा ने अभी बात की, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट कि क्या कोई बेहतरी के जो है वो आसार हैं या नहीं है। देखें, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताऊँगा कि क्यों नहीं है। एक तो पहली बात यह है कि जो कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ्रेंड ऑफ कोर्ट भेजा गया बैरिस्टर सलमान सफदर को, वो जब मुलाकात करके वापस आए, उसके बाद अगर आप उनका जो अलीमा ख़ान और उसके साथ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के साथ गाड़ी में मुलाकात हुई, जिस तरह से वो उनका एक बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन था, उससे वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा था कि जो मुलाकात इमरान खान के साथ हुई है वो शायद कोई बड़ी अच्छी नहीं हुई। या तो इमरान खान कोई शदीद गुस्से का इजहार किया उन्होंने अपनी पार्टी के हवाले से, हो सकता है कि क्या कुछ कर रहे हैं, जो भी था। बहरहाल उनकी कम अज़ कम बॉडी लैंग्वेज एक बतौर एक सहाफ़ी के जो मैंने वो किया है वो कोई इतनी मुस्बत नज़र नहीं आ रही थी। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये है कि देखें, अभी तक इमरान खान के साथ उनकी बहनों के या उनके पार्टी रहनुमाओं के मुलाकातें नहीं हुई। वो मुलाकातें जिसके बाद हम देखते थे कि इमरान खान का पैगाम आता था, मीडिया के ऊपर टॉक होती है, और उसके साथ साथ ट्वीट्स होते थे जिससे इदारों के हवाले से या हुकूमत को जिस तरह से टारगेट किया जाता था। तो वो मुलाकातों का सिलसिला बंद है। इसलिए ये कहना कि ये हालात जो हैं वो बेहतर हो गए या कोई दोनों जो फ़रीक़ैन हैं, ख़ासतौर पे जो PTI है, वो कुछ अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील कर ली है, तो आप इसको ये इस तरह गेज नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी साइड से कुछ हो नहीं रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि 2 डेवलपमेंट्स हुई। एक जो मुलाकात हुई है बुशरा बीबी के साथ, उनकी फैमिली की, और उसमें जो अंसार अब्बासी साहब ने एक रिपोर्ट भी किया कि उसमें जो बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ थे उन्होंने कोई किरदार अदा किया, और इस गारंटी के ऊपर कि कोई सियासी बात नहीं होगी और ना ही कोई सियासी पैगाम छोड़ा जाएगा। जो डिस्कशन होती रही और वो बाहर आके कोई सियासी पैगाम नहीं हुआ, तो एक जो पॉजिटिव जो है वो एक जस्चर देने की कोशिश की गई है जो बुशरा बीबी की तरफ से। क्या इसी तरह का पॉजिटिव जस्चर जो है वो इमरान खान और उनकी बहनों की अगर मुलाकात होती है उसमें भी आएगा या नहीं आएगा? उसकी एक एग्जांपल है कि बैरिस्टर गौहर ने अभी जो कुछ अर्सा पहले एक मुलाकात, उन्होंने भी इसी तरह की कोशिश करके उस्मा खान को भिजवाया था इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए। उस्मा खान को सिलेक्ट किया गया था इस वजह से कि जो अलीमा खान है या नौरीन खान है वो मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करती हैं, वो हॉकिश भी हैं, वो इमरान खान का बयानिया बयान करती हैं। उस्मा खान की जो है बाई नेचर वो खामोश तबीयत की हैं, तो वो हो सकता है वो मीडिया पे बात नहीं करेंगी, और जो इमरान खान अगर कोई चीज़ें कहते भी हैं तो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करने की बजाय थोड़ा सा टोन डाउन कर देंगी, तो मामलात बेहतर होंगे। इस कॉन्सेप्ट के साथ उस्मा खान को भेजा गया था, और उसके बाद एक ट्वीट आया था जो जहनी मरीज़ के हवाले से, और उसके बाद जो ये ज़्यादा सख्ती की गई थी। तो ये जो तजर्बात किए गए थे दोनों, एक बुशरा बीबी के साथ जो मुलाकात का हो रहा है वो जो है वो अभी तक कुछ बेहतर उसका है, लेकिन जो दूसरी साइड से इमरान खान के साथ इनकी फैमिली की मुलाकातें या उनके पार्टी रहनुमाओं की जिसके ज़रिए इमरान खान जो है वो अपना पैगाम पहुंचाते हैं, वो तो बंद है। इसलिए आप ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि जो बहुत अच्छा हो रहा है या जो अफ़ाम व तफ़हीम के हवाले से जिस तरह कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है इन्होंने सबक सीख लिया, तो मैं नहीं समझता कि PTI की तरफ से अभी तक जो है ख़ास तौर के ऊपर इमरान खान की तरफ से जो है ये इस हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ करना या खामोश रहने के हवाले से, या जो एक उनकी एक जो हॉकिश जो बाकी एक ओवरऑल पॉलिसी है उसको उन्होंने तर्क कर दिया है। तो इसलिए ये कि कोई बेहतरी की तरफ हालात जा सकते हैं या अभी मुझे नज़र नहीं आता, और ये मेरी इन्फॉर्मेशन भी उसकी बुनियाद के ऊपर भी, जहाँ तक बात है कि ये महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात के हवाले से देखें, अभी फ्यूचर में इस तरह की कोई और भी मुलाकातें जो कि मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए चला सकते हैं, और जो इमरान खान का एक हॉकिश जो एक उनका वो बयानिया है उसको आगे एज़ इट इज़ आके वो मीडिया पे बयान नहीं करेंगे, तो वो इस तरह की कोई मुलाकातें हो सकती हैं। बाकी कोई अगर आप कोई मेजर रिलीफ इसमें अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो अभी फ़िलहाल होते हुए नज़र नहीं आ रहा। ये और दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट जो मज़हर अब्बास साहब भी कह रहे थे कि शायद कोई
इंटरनेशनल प्रेशर है या फिर उसके साथ साथ जो हालात ओवरऑल बन रहे हैं या फिर ये कि जो मौजूदा क़यादत है वो ये अब उसने भी ये सोचना शुरू कर दिया है कि बातचीत के ज़रिए ही मामलात को देखें। जो मौजूदा बाहर क़यादत है वो तो पहले दिन से ये चाहती है कि हमने जो एक तसादुम की पॉलिसी है उसको ऑलरेडी 2 साल से अपनाया है, उसका कोई आउटकम नहीं निकला। तो जो बाहर जो क़यादत है वो तो पहले दिन से चाह रही है कि बातचीत के ज़रिए हम बैठ के हुकूमत के साथ एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो है वो रिलीफ हासिल कर सकते हैं। असल जो फैसला करना है वो इमरान खान ने करना है, और इमरान खान का अभी तक जो है वो एटलीस्ट जो पिछले 1 महीने जब तक मुलाकातें हो रही थी तब तक उनका जो स्टैंड था और जो उनका तर्ज अमल था वो वैसा ही है जो आज से 2 साल पहले था। तो इसलिए कोई फ़िलहाल अभी तब्दीली होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा सर, इससे पहले कि मैं मेन सवाल के ऊपर आऊँ, 1-2 फॉलोअप सवाल। हम फिर बहुत से मुख्तलिफ इशारे देख रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी के जो रुकन हैं आज उनकी मुलाकात हुई, सलमान सफ्दर से मुलाकात हुई, बुश बीबी इमरान खान की आपस में मुलाकात हुई, हुकूमत और PTI की मुलाकातें भी हम देख रहे हैं। फिर वहाँ पर हम राना सना साहब हों या फिर इख्तियार वली साहब का भी जो बयान, वो भी ये कह रहे हैं कि खान साहब का 26 नवंबर तक तो रिहाई का कुछ आसार थे, वो मामलात क्यों टले, किस तरह से मामलात बिगड़े, वो अपने आप में एक सवाल। लेकिन तब भी तो खान साहब का रवैया यही था और उनके लिए रिहाई की ऑप्शन मौजूद थी या उनके लिए कोई गुंजाइश बनाई जा रही थी। तो सर ये जो सारे के सारे आसार बन रहे हैं, इनकी तशरीह ऐसे क्यों ना की जाए कि कुछ ब्रेक थ्रू हो रहा है या कुछ नरमी हो रही है? इसको आप बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों समझ रहे हैं इस वक्त? अलीना देखिए, मैंने बात यही की कि अब भी हो सकता है कि मुस्तकबिल में भी कोई मुलाकातें उन लोगों को अलाउ किया जाए जो कि रीज़नेबल हों, जो कि इमरान खान अगर कुछ कहते हैं वो बाहर आके एज इट इज़ मीडिया के ऊपर उसी तरह ना करें। ख़ास तौर के ऊपर जो देखें इस टाइम जो मौजूदा निज़ाम है उसमें बुनियादी तौर के ऊपर किस वजह से ये कहा जा रहा है कि इदारों को टारगेट ना किया जाए, और ये कॉन्स्टेंटली जो है ये दूसरी तरफ से एक पैगाम आता है। अगर ये इमरान खान इदारों को टारगेट करना छोड़ दें, सियासी तौर के ऊपर बाकी कुछ भी करें, तो वो उसका जो है वो कुछ काबिल कबूल हो सकता है। लेकिन इमरान खान की तरफ से अगर आप देखें तो उन्होंने वो तो बाकी जो सियासी जमातें उनको कुछ समझते ही नहीं और इदारों को ही टारगेट करते हैं, और जो इनकी मुलाकात होती है, जो मेरी इतला है कि वो सब कुछ सुना भी जा रहा होता है, और जो कुछ इमरान खान कह रहे होते हैं वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है। एटलीस्ट जो सियासी तौर के ऊपर जो एक अफाम व तफहीम या एक सियासी तौर के ऊपर जो एक समझ बूझ रखने वाले जो इनके लीडरान हैं, वो अगर चाहते तो वो इनको थोड़ा सा टोन डाउन करके बाहर आके उसी तरह ना रिपीट करते तो उससे भी कुछ हालात बेहतर हो सकते थे। मैं पूरे पैनल से ये समझना चाहती हूँ, फिर ये जो हम थोड़ी सी लचक देख रहे हैं, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट तो नज़र आ रहा है, फिर इसकी तशरीह क्या की जाए? फिर ये क्या है? उमर चीमा साहब, आप कहना चाहें कुछ? तो अलीना, इसकी तशरीह वही है जो मैंने की है। अच्छा। मैंने आपको बताया कि इंगेजमेंट की पॉलिसी डिसएंगेजमेंट से बेहतर है। अच्छा। हमें कोई इतना लंबा सोचना ही नहीं चाहिए कि ये मुज़ाकरात जो है अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच गए हैं। लेकिन एक ताल्लुक ना होने की वजह से, एक गुफ्तगू ना होने की बजाय गुफ्तगू का होना बेहतर है। आपस में गलतफहमियां खत्म होंगी, उसमें उनके लिए गुंजाइश पैदा होगी, क्वाइट लाइकली। अदरवाइज तो मुज़ाकरात देखें, कोई भी जब अमल होता है तो उसमें कभी भी आप नहीं कह सकते बड़ी बड़ी देर मुज़ाकरात चलते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये चलते रहने चाहिए। लेकिन फखर दुरानी साहब तो कह रहे हैं कि कोई एंगेजमेंट हो ही नहीं सकती इस बुनियाद पर। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो क्या नुकात होने चाहिए जो दोनों डिस्कस करें या जिनकी बुनियाद पर आगे बढ़ने चाहिए मामलात। अलीना, जो नुकात सिर्फ एक ही नुक्ते के ऊपर बात पहले भी होती रही और अब भी जो हुकूमत की तरफ से या जो मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा निज़ाम से मुराद यही है कि इस्टेब्लिशमेंट प्लस मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो मुश्तरका हुकूमत है, एक ही मुतालबा बार बार किया जाता है और वो है कि इदारों को टारगेट ना किया जाए। ये मतलब ये कोई हमारी तरफ से नहीं, ये हुकूमत की तरफ से जो इनको PTI को बार बार कहा गया ये मुतालबा है। अगर उसमें कोई PTI की तरफ से, PTI से मुराद इमरान खान है, इमरान खान की तरफ से अगर कोई लचक दिखाई गई तो उसके बाद आगे कोई बातचीत हो सकती है, और अगर उसी के ऊपर ही इमरान खान लचक नहीं दिखाते तो आगे कोई बातचीत का बढ़ना जो है वो मुमकिन ही नज़र नहीं आता। तो ये इसलिए मैं समझता हूँ कि जो दूसरी साइड से डिपेंड करता है ये सारा के सारा इमरान खान के ऊपर, जब तक उनकी तरफ से कोई लचक नहीं आएगी, बाकी जितने PTI के रहनुमा हों या महमूद खान अचकज़ई हों, कोई भी हों, वो बातचीत करते रहें, आखिर पे इमरान खान ही इन्हें वीटो करना है, तो उसका कोई फिर जो है वो आउटकम निकलते हुए नज़र नहीं आ रहा। ओके, इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं और फिर आप लोगों के सवाल रखेंगे तज्ज़ियाकारों के सामने। वेलकम बैक। रीमा उमर साहबा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे किया गया है। शर्मिला फारूकी साहिबा ने मौलाना फजलुर रहमान ने जो बयान दिया था कम उम्री की शादियों के बिल के खिलाफ,
रियासत से बगावत करने का, उसके ऊपर सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया है। और वो कहती हैं कि आप रियासत को ललकारते हैं कि जो करना है कर लो, कम उम्री की शादी को अगर रुकन कौमी असम्बली चैलेंज करता है तो उसकी सज़ा क्या होगी, क्या कोई जवाब देने वाला है? ये शरईया इस्लामी मामला नहीं है। क्या शर्मीला साहिबा का बयान दुरुस्त है? अलीना, मैं 100% इंडोर्स करती हूँ उनके हर लफ्ज़ को। मैंने उनकी पूरी स्पीच सुनी। आई विश उनको मौका दिया जाता, वो और तफसील से बात करती, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए। थोड़ा सा पिछले हफ्ते हमने भी इस शो पे या उससे पहले बात की थी, ये जो है ना एक सोच कि अगर कोई इस तरह की बात करता है, आप कानून को सपोर्ट करते हैं, आप कहते हैं कि कम उम्र की बच्चियों की शादी या बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए, अटैक करते हैं मजहब को इस्तेमाल करके, ऐसी गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं ये कुछ लोग जो स्पेसिफिक ये सोच रखते हैं और उनको लगता है क्योंकि वो मजहब का लिबादा लेके बात कर सकते हैं तो हर चीज जायज है। बहुत हिम्मत चाहिए जो शर्मीला फारूकी साहिबा ने बात की, और मेरा ख्याल है और भी लोगों को जो ईवान में हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए इस बात को, क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट हैं, आपका काम है कानून साजी करना, और आप ही के रुकन जो हैं वो कहते हैं आप बगावत करेंगे वो उसी कानून की, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात है कि ये जुर्म है, इसके खिलाफ कोई मतलब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, ये मैं नहीं समझती। अगर इम्प्लीमेंट करते हैं वो जो अपनी थ्रेट है उस पे जरूर हमारे कानून में उसमें क्रिमिनल सजाएं मौजूद हैं। एक और चीज है लीना, ये सोच जो है ना कि इस कानून को अपोज करने की, उसमें इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्योंकि ऑलरेडी पंजाब में भी, पूरे पाकिस्तान में 16 साल कुछ प्रोविंसेस में, केपी और पंजाब में अभी भी उम्र है बच्चियों की शादी की। इन लोगों को का मौकफ है कि आप एज सेट कर ही नहीं सकते, तो एग्जिस्टिंग कवानीन के भी खिलाफ उनको होना चाहिए। फिर तो रियासत कोई एज भी सेट नहीं कर सकती अगर प्यूबर्टी के बाद जो है शादी जो है वो जायज ही है और उसके खिलाफ कोई कानून साजी या उसको रेगुलेट करने के लिए कोई कानून साजी नहीं हो सकती। तो ये सोच जो है ये परवर्जन ही दिखाती है। ये मर्द हैं, ये चाहते हैं कि ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ शादी कर सके। ये जो माइंडसेट है, हर तरफ से मेरा तो ख्याल है इस पे आवाज उठनी चाहिए। इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल कि अगर कोई मजहब का सहारा या इस्लाम का सहारा लेता है तो आप उनकी बात को चैलेंज ही नहीं कर सकते, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आपकी जो एक सोशल आपकी सोसाइटी है वो हो, हेल्थ हो, हर तरह से रियासत को रेगुलेट करना चाहिए कि कब शादी हो सके। और मजहब जो एक अच्छी तरह से बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली अगर इस्लाम को भी पढ़े तो कोई पाबंदी नहीं है इस पे। तो मेरा ख्याल है इस तरह की जो सोच रखते हैं उनको बिल्कुल आपको लेना चाहिए, उनको डरना नहीं चाहिए उनसे, और उनको चैलेंज करना चाहिए, कन्फ्रंट करना चाहिए। तो एक्सीलेंट, आई लव्ड एवरी वर्ड जो शर्मीला फारूकी साहिबा ने किया, और आई विश आगे भी चल के उनको ईवान से बाकी मेंबर्स से भी सपोर्ट मिले। रीमा, आई अंडरस्टैंड कानूनी तौर पर तो क्योंकि कोई अभी तक अमल हुआ नहीं तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, लेकिन हमने देखा है कि रियासत ने अभी कुछ ही अरसा पहले ये कहा भी है, बल्कि वाजे किया है कि मज़हब की बुनियाद पर किसी भी तरह से किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे। क्या आप समझती हैं ये उसी ज़ुमरे में आता है, और हुकूमत इसके ऊपर क्या कर सकती है आपके ख्याल में? थोड़ा ये भी वाजे कीजिएगा। अलीना, शुरू में तो मेरा ख्याल है आपको मुजम्मत करनी चाहिए और आपको कॉल आउट करना चाहिए, ये पहला स्टेप होना चाहिए। हमारे ना हम खौफ में चले जाते हैं, हम डर जाते हैं कि जो लोग मजहब का इस्तेमाल करके कुछ भी कह देना, हम उन्हें कन्फ्रंट नहीं कर सकते क्योंकि एक खौफ है कि सोसाइटी में कोई बैकलैश ना आ जाए। सो सबसे पहले तो ये खौफ खत्म करना है। बाकी मैं हमारे कवानीन को खास तौर पे जो क्रिमिनल नौयत के हैं उनको एक मखसूस अंदाज में पढ़ती हूँ। मुझे नहीं लगता कि जब तक आप इम्प्लीमेंट ना करें, जब तक कुछ ऐसा ना लगे कि आप जेन्युइनली ये करने जा रहे हैं, तब तक कोई क्रिमिनल नौयत की प्रोसिक्यूशन हो सकती है। बट एक मैसेज शुड बी क्लियर कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये एक शुरुआत पैगाम देने की जरूरत है साहिबा ने की, बिल्कुल। कि आई वुड एक्सपेक्ट कि एक तो, और अलीना सबसे बेहतर होगा कि पंजाब में भी सबसे बेहतर रद्द अमल इस पे ये होगा कि आप पंजाब में भी और केपी में भी ये कानून पास करें। अभी भी 16 साल की बच्चियों की शादी की उम्र है, उसको बढ़ा के 18 साल करें। इससे बेहतर जवाब इस माइंडसेट का नहीं हो सकता। बल्कि ये बात उठाई है आपने, आई होप हमारे आवाज़ पंजाब हुकूमत तक, मरीम नवाज साहिबा तक पहुंचेगी और इसके ऊपर अमल दरामद होगा। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। फ़खर दुरानी साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि आज हमने देखा 17 महीने बाद सरदार अख्तर मेंगल साहब का कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा मंजूर किया गया है। इस वक्त हम देख रहे हैं फ़ज़ा भी कुछ ऐसी है, बलूचिस्तान के ऊपर बड़ी बात भी हो रही है और तवज्जो का मरकज़ भी है, एंड राइटली सो। इस वक्त ये इस्तीफ़ा मंजूर होना
کیا آپ کے خیال میں درست فیصلہ ہے یا آپ کے خیال میں افہام و تفہیم سے ان کو واپس لے کے آیا جا سکتا تھا اسمبلی کے اندر اور سیاست یا سیاسی ڈسکورس کا حصہ بنانا چاہیے تھا؟ بہت شکریہ علینا. جو بلوچستان کی صورتحال ہے، میرا خیال ہے کہ اختر مینگل صاحب جیسے جو لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی وفاق اور جو فیڈرلزم کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کو اس طرح سسٹم سے آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. جو موجودہ حکومت ہے اس کو اگر 17 مہینے تک آپ نے انتظار کیا ہے اور ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا، اور محض اس وجہ سے کہ انہوں نے کوئی لاہور میں جا کے ایک بڑی سخت تقریر کر دی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر اس کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ریاست کو تھوڑا سا اس حوالے سے ایک برداشت کا جو پالیسی ہے وہ اپنانی چاہیے. اور اگر کوئی ڈائسنٹنگ وائسز ہیں اور ود ان جو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ رہ کے اپنے مطالبات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کو سننا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور یہ ان کو سسٹم سے آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. سسٹم سے آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے اس کا ہم خمیازہ آلریڈی بلوچستان کے اندر بھگت رہے ہیں، جن لوگوں نے بندوق اٹھائی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو نون لیگ کی حکومت کی طرف سے اور اسپیکر کی طرف سے یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے، یہ انتہائی سیاسی طور کے اوپر اور جمہوری طور کے اوپر یہ کسی طور کے اوپر بھی درست فیصلہ نہیں ہے. کین آئی پلے ڈیولز ایڈوکیٹ فار اے سیکنڈ؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں جیسے کہ بلوچستان میں، اس وقت ایک واضح اپروچ، ایک واضح آواز جانی چاہیے، اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. اس وقت اس طرح کی ڈائسنٹنگ آوازوں کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو خاطر میں رکھتے ہوئے حکومت کا موقف یا ان کی جو اقدام ہے وہ درست ہے، یا پھر اس کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں، اگر تو ڈائسنٹنگ وائس اس سینس میں ہے کہ وہ بھی انہی دہشت گردوں کو اور وہ بھی انہی بندوق اٹھانے والوں کے ساتھ اور ان کا بیانیے کو آگے جو ہے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر تو ایک اور بات ہے. لیکن اگر وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے یا جو بلوچستان میں ایک شفاف الیکشن کے حوالے سے یا اس طرح کی ود ان کانسٹیٹیوشنل لمٹ اگر کوئی بات کر رہا ہے، تو وہ ڈائسنٹنگ وائسز میرا خیال ہے کہ ریاست کا اتنا دل بڑا ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کی آوازوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے. آپ اگر بالکل درست ہے کہ جو بندوق اٹھانے والے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت اور بے رحم آپریشن کریں، یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرح اگر خلاف کرتے جائیں گے، اور وہ بھی ان لوگوں کو جو فیڈرلزم کے اوپر ابھی بھی یقین رکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ریاست کی طرف سے یہ ایک جلد بازی کی گئی ہے، یا کم از کم یہ ایک جمہوری طور کے اوپر کوئی یہ درست قدم نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فخر درانی صاحب. عمر چیمہ صاحب سے ہو رہے بنگلہ دیش سے متعلق سوال. میرے پاس سوال یہاں پر ہیں، پڑھ دیتی ہوں. چیمہ صاحب، پوچھا جا رہا ہے بنگلہ دیش میں انتخابات سے پہلے نوجوان نسل کی بھارت مخالف ناراضی بڑھ رہی ہے. دوسری جانب کرکٹ تنازع میں پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش کی حمایت نے ایک نیا صفاتی رنگ ڈال دیا ہے. بنگلہ دیش کے انتخابات جنوبی ایشیا کی طاقت کے توازن پر کتنا اثر ڈال سکتے ہیں؟ ان کی اہمیت کیا ہے؟ لینا، جب اخبارات کا زمانہ تھا، جب ابھی ٹیلی ویژن بھی نہیں آئے تھے، تو اس ٹائم ایک سینئر ایڈیٹر ہے، ان سے ایک بات منسوب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب صبح سٹینڈز پر اخبار لٹکے ہوتے ہیں تو ادھر ایڈیٹر سے لے کے رپورٹر سارے لٹکے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، لوگ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں. ابھی یہ جین زی اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بھی ادھر لٹکے ہوئے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کیا فیصلہ کیا آتا ہے. یہ جین زی جو ہے وہ بنگلہ دیش کو کدھر لے کر جاتی ہے؟ بظاہر کوئی جین زی کی پارٹی تو نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ ان کے نتیجے میں ایک تبدیلی ضرور آئی، جو ایک بھارت کی بڑی دہائیوں سے ایک انویسٹمنٹ تھی، وہ ہر چیز ان کی غارت ہوگی بنگلہ دیش میں. اور ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو باقی دو پارٹیاں ہیں انہی سے آئے گی کوئی، وہ جماعت اسلامی ہو یا بی این پی ہو. بی این پی کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں، یعنی کہ اس کے چانسز ہیں. لیکن ہر دو صورتوں میں میں کہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے فار ایگزامپل کہ جماعت اسلامی بھی جیتی ہے یا بی این پی ہے، تو ہر دو صورتوں میں یہ انڈیا کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، انلیس کہ انہیں اس الیکشن میں کوئی ایسا کوئی اے این پی جو عوامی نیشنل پارٹی ہے، سوری کیا نام ہے ان کا، جو حسینہ واجد کی پارٹی ہے، ان کو کوئی ایسی ایکسکیوز نہ مل جائے کہ جس کی بنیاد پہ انہیں دوبارہ سے ایک سیاسی زندگی مل جائے. ادروائز اس الیکشن کا جو رزلٹ ہے موسٹ لائکلی اس کا جو بھی انجام ہوگا وہ ہر دو صورتوں میں بھارت کے لیے ایک کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور اس میں ایک پاکستان کے لیے زیادہ چانسز ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو مزید جوڑیں. اس میں چائنا کے لیے امید ہے کہ وہ اپنا یعنی کہ ادھر پینیٹیشن کو بڑھائے، اور اوورآل جو ایک ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا ہے، اس میں بھارت کی اپنے ہمسایوں پر گرفت
कमजोर होती हुई नजर आ रही है। एक नफरत पहले पाई जाती थी, लेकिन अब नफरत का बाकायदा इजहार जो है वो रजीम चेंज की शक्ल में हुआ, अब वो इलेक्शन की शक्ल में हो रहा है। ठीक है उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया तफसीलन समझाने के लिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दें आज के प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़।